हेलो बच्चों। इसके पहले आप लोगों को हमने बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के विषय में कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में एक नया बेस तैयार किया, एक नया आधारशिला रखा मोनार्की सिस्टम को समाप्त करने के लिए और डेमोक्रेसी सिस्टम लागू करने के लिए। आफ्टर सम टाइम पूरे यूरोप में आप लोगों को हमने बताया था इस बात की चर्चा होना शुरू हुआ कि जब फ्रांस में डेमोक्रेसी सिस्टम लागू हो सकता है तो हम लोगों के यहाँ हमारे समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता है। अब इस परिवर्तन की चर्चा पूरे यूरोप में शुरू हुई कि हमारे सोसाइटी में भी परिवर्तन होना चाहिए, और इसी के क्रम में रूस में भी परिवर्तन पर डिबेट शुरू हुआ, चर्चा शुरू हुई कि जिस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी में परिवर्तन हुआ हमारे समाज में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब रूस में रशियन सोसाइटी में परिवर्तन तो लोग लाना चाहते थे, लेकिन वो परिवर्तन किस तरीके से होना चाहिए, कैसे आना चाहिए, इस विषय पर लोगों के बीच में मतभेद थे। अलग अलग ग्रुप्स थे जिनमें 3 ग्रुप सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए, और आपको हमने बताया था वो था उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवादी ग्रुप जो था वो सोसाइटी का मिडिल वर्ग था। आपको हमने बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही आपको हमने बताया था कि ये मिडिल वर्ग कौन थे, और इन लोगों का मानना था कि हमारे सोसाइटी में भी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। जैसे कोई भी देश होता है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, तो अलग अलग धर्म के होते हुए भी उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है वो भावना होनी चाहिए। दूसरा जो परिवर्तन वो चाहते थे वो था, इसके पहले मोनार्की सिस्टम लागू था। लगभग हर विश्व के हर देशों में मोनार्की सिस्टम ही, राजतंत्र ही लागू था, और राजा का पद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वंशानुगत होता था, यानी राजा की मृत्यु हो जाने के बाद में उसी के परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति राजा बना दिया जाता था। इन लोगों का विचार था कि राजा का पद परंपरागत नहीं होना चाहिए, राजा की मृत्यु हो जाने के बाद में जो भी योग्य व्यक्ति हो उसी को राजा बनाया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये लोग परिवर्तन चाहते थे कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा या सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। अगला जो चेंजिंग ये लोग चाहते थे सोसाइटी में वो था कि हमारे देश पर जो रूल करने वाला हो वो राजा तो है ही, लेकिन इस साथ साथ एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे देश के लोगों पर रूल किया जाए, यानी एक चुनी हुई संसदीय सरकार होनी चाहिए। और अगला जो चेंजिंग ये लोग चाहते थे वो था कि जुडिशरी सिस्टम, यानी एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। मोनार्की सिस्टम में आप लोगों ने देखा कि राजा होता था, राजा ही सर्वे सर्वा होता था, सारे पावर उसी के हाथों में होता था, न्यायिक सिस्टम भी उसी के हाथों में होता था। तो इस तरीके से राजा से बहुत सारी गलतियां हो जाती थी। इन गलतियों को सुधारने के लिए लोगों का मानना था कि जब ये अलग से एक न्यायपालिका की व्यवस्था किया जाएगा तो गलतियों की संभावना बहुत कम रहेगी। इसके साथ साथ ये परिवर्तन तो ये लोग चाहते थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कमियां भी इनके अंदर थी। वोटिंग सिस्टम को लेकर के, वोट को लेकर के इन लोगों का मानना था कि समाज के सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वोट का अधिकार केवल ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। महिलाओं को वोट देने के अधिकार के ये लोग खिलाफ थे। तो जहां बहुत सारे परिवर्तन ये चाहते थे, लेकिन यही इनके साथ साथ कुछ कमी भी थी। दूसरा जो विचारधारा था वो था रेडिकल का। सबसे ज़्यादा संख्या यही थी रेडिकल की, क्योंकि ये जो वर्ग था वो था निम्न वर्ग था।
ये समूह जो था चेंजिंग लाने वालों का, वो था निम्न वर्ग का। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की थी और इन लोगों का मानना था कि हमारे समाज में परिवर्तन किस तरीके से होना चाहिए। तो इनका मानना था कि हमारे देश की जो सरकार हो वो बहुमत की सरकार होनी चाहिए, यानी वोटिंग सिस्टम जो हो वो सोसाइटी के सभी लोगों को मिलना चाहिए, जिनके पास संपत्ति है या जिनके पास संपत्ति नहीं है, सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ वो महिला और पुरुष दोनों के वोटिंग अधिकार को लेकर के विचार कर रहे थे कि महिला और पुरुष दोनों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और इनका जो मेन टारगेट था वो था उद्योगपतियों को लेकर के, पूंजीपतियों को लेकर के, क्योंकि ये दोनों तो हो गए, ये मिडिल वर्ग हो गया, ये निम्न वर्ग हो गया। तीसरी कैटेगरी थी, आपको हमने बताया था कि सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीनें, सब सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ ऊपर के स्टेटस, पहले स्टेटस के लोगों के हाथों में ही हुआ करती थी। तो इसमें होता क्या था, अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाता था और गरीब गरीब ही रह जाता था। तो इन लोगों का मानना था कि सोसाइटी का विकास डेवलप तभी हो सकता है जब नेचुरल रिसोर्सेज पर सभी लोगों का इक्वल राइट होगा, सभी लोगों का बराबरी का अधिकार होगा, तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है। और उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरीके से प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है, उसी तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, चाहे कृषि योग्य जमीनें हों, लैंड्स हों, उनको सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। लेकिन एक तीसरा वर्ग था, आपको हमने बताया था, वो था रूढ़िवादियों का, मतलब राजा, विशेष तौर पर राजा को ही ले लीजिए। ये वर्ग कभी ये नहीं चाहता था कि सिस्टम में चेंज आए। सोसाइटी में जो सिस्टम, इन लोगों का मानना था कि जो सिस्टम प्राचीन काल से चला रहा है वो सिस्टम उसी तरीके से लागू रहना चाहिए, इसमें कोई किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा विरोध शुरू हुआ तो इन लोगों ने सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए ये लोग सहमत हुए। लेकिन इन लोगों का मानना था कि भाई सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। वो इस तरीके से होना चाहिए जैसे भाई कोई व्यक्ति राजा है, अचानक उसको आप राजा कहना छोड़ दीजिए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इन लोगों का मानना था कि सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। तो इस तरह से सोसाइटी में परिवर्तन के लिए डिबेट चलना शुरू हुआ। लेकिन सेम टाइम पे आप लोगों को पता होगा 18वीं सेंचुरी के बाद में औद्योगिकीकरण शुरू हो चुका था। यूरोप के हर देशों में नए नए उद्योग लगाए जा रहे थे, नए नए कारखाने लगाए जा रहे थे, और नए नए उद्योग लगाने के कारण, उद्योग लगने के कारण बहुत सारे नए नए शहरों का विकास हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में एक वर्ग को बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई और वो था मजदूर वर्ग। जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो मजदूर वर्ग को। मजदूर वर्ग को समस्या ये हुई कि जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए गए। उनको 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था फैक्ट्रियों में, जबकि कम से कम मजदूरी दिया जाता था। उनके रहने के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। और सबसे मेन समस्या थी कि समय समय पर वो बेरोजगार हो जाते थे। बेरोजगारी की प्रॉब्लम सबसे मेन हुई। कारण ये होता था कि बेरोजगारी के पीछे कारण ये होता था कि जब फैक्ट्री में काम होता था फैक्ट्री मालिक मजदूरों को काम पर रखते थे, फैक्ट्री में काम खत्म हो जाता था
तो मजदूरों को निकाल दिया करते थे। उनके अंदर कारण ये था कि मजदूरों में किसी यूनिटी का अभाव था, यूनियन नहीं था, इसलिए जब फैक्ट्री में काम नहीं होता था तो वो मजदूरों को निकाल दिया करते थे। इससे सबसे ज़्यादा समस्या मजदूरों को हुई। हालांकि सेम टाइम पर अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो ऐसा नहीं था कि केवल बड़े लोग या उच्च वर्ग के लोग ही फैक्ट्री लगाए थे। उदारवादी और रेडिकल सोसाइटी के लोग भी, जिनके पास पैसा था, उन लोगों ने भी फैक्ट्री लगाया था। उन लोगों की फैक्ट्रियों में भी बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और उन लोगों का मजदूरों के प्रति दया का भाव था। वो मजदूरों के लिए कुछ नया करना चाहते थे, मजदूरों के हित में काम करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने समस्या थी कि इस वर्ग के द्वारा उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। अब काम क्या करना चाहते थे? उन लोगों का मानना था कि जैसे हमारी बेनिफिट जो होती है उसमें सबसे मेन योगदान, महत्वपूर्ण भूमिका मजदूरों की होती है। तो मजदूर अगर पढ़े लिखे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ज़्यादा काम करेंगे, और जब ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो इस तरीके से वो मजदूरों के स्वास्थ्य, एजुकेशन पर काम तो करना चाहते थे, लेकिन जो ये रूढ़िवादी विचारधारा यानी मोनार्की सिस्टम के लोग थे, वो लोग काम करने नहीं दे रहे थे। अब इसमें ये लोग बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे थे? तो इसके लिए आपको बैक में जाएंगे, आपको पता होगा कि जब नेपोलियन की पराजय हुई वाटरलू के मैदान में, तो एक बार पुनः पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम स्थापित हो चुका था, रिस्टोर हो गया था। और राजतंत्र जब लागू हुआ तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि मजदूर भी पढ़ लिख सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो यही कारण रहा कि ये लोग विरोध में उतर आए, और चूंकि पावर इन्हीं के हाथों में था, इसलिए ये लोग काम करने से, इनके हितों में काम करने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे। आगे चल करके आपको हम बताएंगे तो इस प्रकार से डिबेट शुरू हुआ, चर्चा शुरू हुई इन लोगों के हितों के लिए, और ये डिबेट शुरू हुआ उदारवादी और रेडिकल सोसाइटी के लोगों के बीच में या ग्रुप के लोगों के बीच में। और इन्हीं बीच में आपको हम बताएंगे कि 1815 के पश्चात इटली में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति उभर करके सामने आया, और वो था मेजनी। मेजनी ने अपने तो कहने कि इसके पहले, इनके विषय में बताने के पहले आपको हम बताएंगे कि इस मोनार्की सिस्टम को समाप्त करने के लिए और समाज में परिवर्तन लाने के लिए इन दोनों लोगों ने, इन समूह के लोग, ग्रुप के लोगों ने लोगों को अपनी तरफ एकजुट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के क्रम में आपको हम अभी चर्चा चल रही थी, आपको बता रहे थे कि 1815 में इटली का एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था, शख्स था, उसका नाम था मेजनी। उसने अपने लोगों को एकजुट करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया या एक संगठित करना शुरू किया। और आपको एक घटना बुक में मिलेगी कि उसने, जब उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, तो उसने इटली के राजा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था तख्ता पलट करने के लिए, और जिसकी चर्चा धीरे धीरे पूरे यूरोप के अदर कंट्रीज में फैलना शुरू हो गया। और सेम टाइम पर एक नई विचारधारा सोसाइटी में डेवलप हुई, और वो था समाजवाद। समाजवाद के विषय में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि समाजवाद किसे कहते हैं, समाजवाद क्या होता है। थैंक यू।